मोहब्बत की ज़रूरत पार्ट 11। अम्मी कहने लगी, नहीं यूसुफ, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगी। अब की बार गई तो मेरी लाश ही आएगी वहाँ से। फिर मैंने कहा, अम्मी आपने इतनी तकलीफ़ें तो उठा ली हैं, थोड़ी सी और उठा लें, चलते हैं ना शाम को। मेरी अम्मी अब साफ इनकार कर रही थी। मुझे कह रही थी, यूसुफ तुम्हें पता नहीं है उसने मेरे साथ क्या किया है। मैंने कहा, अम्मी अब ऐसा भी क्या हो गया, इस काम के लिए तो चीज़ होती है, आपने अगर उसको दे दी है और उसने थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया है तो क्या हो गया है, कल को मैंने भी तो करनी है ना। मेरी अम्मी कहने लगी, यूसुफ उसका गाजर इतना बड़ा था कि मेरा तो काम ही हो गया, अब मुश्किल है। मैंने कहा, अम्मी आपने इतनी तकलीफ़ तो उठा ही ली है, एक दफ़ा और चले जाओ, हमारी करोड़ों की ज़मीन बिक जाएगी, हम कराची सेटल हो जाएंगे। मेरी अम्मी कहने लगी कि अगर तुमने वो गाजर देखा होता तो तुम भी उसके पास नहीं जाते। मैंने देखा है और इस्तेमाल भी किया है। यूसुफ तुम क्यों नहीं मान रहे, मैं उसके पास नहीं जा सकती। फिर मैंने कहा, अम्मी हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, हमारे गांव में इतनी अमीर कोई नहीं है जो ये हमारी ज़मीन ख़रीद सके। फिर मैंने कहा, अम्मी चलो चलते हैं चौधरी को, झूठ बोलना कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, कोई बहाना बना देना और हम वापस घर आ जाएंगे। मेरी अम्मी कहने लगी, नहीं यूसुफ, चौधरी नहीं मानेगा, तुम्हें नहीं पता चौधरी का, वो इस चीज़ का कितना दीवाना है। मैंने कहा, यार तुम तो कह रही थी कि तुम उससे शादी करती और अब 2 दफ़ा में ही तुम्हारी बस करवा दी उसने, शादी के ख्याल ख़त्म हो गए। उसने कहा, हाँ, क्योंकि आखिरी दफ़ा जो उसने मेरे साथ किया है उससे काफ़ी मना करती रही हूँ, लेकिन वो नहीं रुका, जानवर बन गया था। फिर बड़ी मुश्किलों से मैंने उसको मनाया। मैंने कहा, ज़मीन बेच के हम कराची शिफ्ट हो जाएंगे, एक दफ़ा उस चौधरी से मुलाकात कर लो। फिर मेरी अम्मी मजबूर हो गई और फिर हम शाम को चौधरी के पास निकल गए। हम गए तो चौधरी देरे पे मौजूद नहीं था। उसके मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला और हमें बहुत बाअदब तरीके से उसी गार्डन वाली कुर्सियों पे बिठाया, चाय बना के लाया और ठंडा पानी जग में लाया। फिर कहा कि तुम लोग बैठो, चौधरी साहब ने कहा है कि मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। फिर वो चौधरी भी अपनी वीगो गाड़ी पे आ गया। उसकी गाड़ी दरवाजे से जैसे ही इंटर हुई, चौधरी की नज़र मेरी अम्मी पे पड़ी। वो देख के फातिहाना तरीके से मुस्कुरा रहा था। मैंने अम्मी को देखा तो वो परेशान हो रही थी, लेकिन मैं मजबूर था, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय अपनी अम्मी को उसके सामने लाने का। फिर वो चौधरी आया, सीधा आके हमारे साथ बैठ गया। मुझे कहा, हाँ यूसुफ, अब तुम घर चले जाओ, मैं ज़मीनों की बात तुम्हारी अम्मी से कर लूँगा और फिर उसे 2-3 घंटे बाद यहाँ से ले जाना। फिर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था चौधरी पे, लेकिन मैं अपना गुस्सा निकाल भी तो नहीं सकता था। मैंने बहुत ज़ब्त किया। फिर मैंने कहा, चौधरी साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं, मेरी अम्मी को क्या पता हमारी ज़मीनों के बारे में, और वो मुझे पता है कि मेरी ज़मीनें कहाँ हैं और कितनी रेट पे हैं, ये सब कुछ मुझे पता है। आपको जो भी बात करनी है मुझसे ही करो। फिर वो चौधरी शर्मिंदा हो गया, उसने जोश जज्बा में ये बोल दिया। फिर वो कहने लगा, हाँ हाँ यूसुफ, बात तो मैं तुमसे ही करूँगा, बताओ कितनी ज़मीन है और क्या रेट है। फिर मैंने उसे अपनी ज़मीनों की सारी तफसीलात बताई। मैंने कहा कि मेरे छोटे भाई काशिफ के हिस्से में इतनी आती है और मेरे हिस्से में इतनी आती है, सबका हिस्सा मिला के इतनी ज़मीन बनती है और फलां जगह पे है, उस जगह का रेट ये चल रहा है। उस रेट के हिसाब से 6-6.5 करोड़ पे बनते हैं। फिर वो चौधरी कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं 6 करोड़ तुम्हें दे दूंगा, लेकिन 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं 1 हफ्ते में जमा कर लूँगा और फिर वो ज़मीन भी जब तक तुम अपने नाम लगवा लोगे और फिर बाद में मेरे नाम लगा देना। मैंने कहा, चौधरी साहब जब ज़मीन आपको बेचनी है तो मैं फिर अपने नाम क्यों लगाऊं, डायरेक्ट ही अब्बू को बोल के वो आपके नाम पे अलाउट करवा देता हूँ। चौधरी कहने लगा कि चलो ये भी ठीक है।
फिर चौधरी कहने लगा कि हमारा सौदा डन हो गया है, 6 करोड़ में सारी ज़मीन मेरी, कल आना, मैं 1 करोड़ तुम्हें टोकन के तौर पे दूंगा। जब उसने 1 करोड़ का नाम लिया, 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी। मैंने कहा चलो ठीक है चौधरी साहब, मैं कल आऊँगा, आपसे 1 करोड़ पे ले लूँगा और हमारा सौदा डन है। अब मैंने सोचा कि मैं इतनी बड़ी रकम लेके रखूँगा कहाँ, क्योंकि मैंने आज तक अपना बैंक अकाउंट तक नहीं खुलवाया था और ना ही मुझे कभी ज़रूरत पड़ी थी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कल जाके अपना बैंक भी खुलवा लूँगा और फिर 1 करोड़ उसमें जमा करवा दूँगा। अब मुझे 1 करोड़ की खुशी थी और ये भी था कि इतनी बड़ी रकम एकदम मेरे पास आ गई। मैं तो एक छोटी सी दुकान चलाने वाला बंदा और अब मेरे पास करोड़ों रुपए आ गए। मेरे ख्वाब भी बढ़ गए, अब मैं ख्वाब भी बड़े बड़े देखने लगा। फिर मैंने कहा चलो अम्मी घर चलते हैं। फिर वो चौधरी कहने लगा कि तुम्हें कहा तो है कि जाओ, 2-3 घंटे बाद ले जाना। फिर मेरी अम्मी चौधरी को कहने लगी, नहीं चौधरी साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत वैसे ही की वैसी ही है। फिर वो चौधरी कहने लगा, अच्छा ऊपर ऊपर से करूँगा, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। फिर मैंने अम्मी को कहा कि चलो ठीक है चौधरी साहब, इतना इसरार कर रहे हैं तो आप रुक जाएं, मैं फिर आता हूँ, आपको बाद में ले जाता हूँ। फिर मेरी अम्मी की आंखों में मजबूरी मुझे साफ नज़र आ रही थी, जो कि वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। मेरी अम्मी आंखों ही आंखों में मुझे मना कर रही थी, लेकिन 1 करोड़ की पट्टी मेरी आंखों पे बंध गई थी। फिर मैंने अपनी बाइक निकाली और बाहर आ गया। फिर मैं उस औरत को फ़ोन किया जिसके पास मैं गया था कि ये खुशखबरी मैं उसको सुनाऊं कि कल मेरे पास इतनी बड़ी रकम आने वाली है। मैं उस रकम से कराची में कोई अच्छा सा घर खरीदने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, घर जाता हूँ, अपने भाई से मशवरा करता हूँ कि ज़मीन हमारी सेल हो गई है, कल इतनी बड़ी रकम आने वाली है, तो कराची में कोई घर ढूंढे जो 1-1.5 करोड़ के राउंड अबाउट हो। फिर मैं सीधा घर आया। काशिफ बैठा हुआ था, मेरी बहनें खाना बना रही थी। काशिफ कहने लगा, भाई अब फिर अम्मी को उधर छोड़ा है, ये चौधरी ने समझा क्या हुआ है आखिर। मैंने कहा कोई बात नहीं छोटे, खुशखबरी लाया हूँ, इस बात को तू भूल जा कि अम्मी कहाँ हैं। फिर वो कहने लगा, क्या भाई। मैंने कहा वो हमारी ज़मीन बिक गई है और कल हमें टोकन भी मिलने वाला है, वो भी पूरा 1 करोड़ रुपया। तुम कराची अपने दोस्तों को फ़ोन करो, हमारे लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढो ताकि हम दोनों भाई कराची चलें। फिर मेरा भाई अपने दोस्तों को फ़ोन करने लगा, कराची के अच्छे से इलाके में हमें कोई घर ढूंढ के दो। फिर उसके दोस्त ने कहा कि आ जाओ, घर तो बहुत हैं, तुम लोगों को दिखा देता हूँ। फिर मेरे भाई ने कहा कि भाई मेरा दोस्त बोल रहा है कि घर बहुत खड़े हुए हैं, आओ देख लो। मैंने कहा अच्छा, कल मुझे पैसे मिलने वाले हैं, कल सुबह जल्दी उठना है, जाके बैंक अकाउंट भी खुलवाना है और वो सारे पैसे उसमें जमा भी तो करवाने हैं। तो परसों हम कराची चले जाएंगे और 1 हफ्ते तक हमारे पास सारे पैसे भी आ जाएंगे। कराची जाके हम कोई अच्छा सा घर पसंद करके आ जाएंगे और फिर हम वापस यहाँ आके अम्मी और बहनों को ले जाएंगे। मेरा भाई कहने लगा कि चलो ठीक है। और फिर मेरी बहन कनीज़ आई, कहने लगी, भाई मुबारक हो, आपकी ज़मीन सेल हो गई। मैंने कहा हाँ कनीज़, मेरी नहीं हम सबकी ज़िंदगी अब आसान होने वाली है। वो कहने लगी, हाँ शुक्र है भाई अल्लाह का, हम इस छोटे से और गंदे गांव से हमारी जान छूट जाएगी, अब हम भी शहर में जाएंगे और वहाँ हम अपनी सुकून भरी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। मैंने कहा हाँ कनीज़, मैं वहाँ पे जाके तुम सबकी अच्छी जगहों पर शादी करवाऊँगा। फिर मेरी बहन कहने लगी, यूसुफ भाई खाना तैयार है, आप कहो तो मैं ले आऊँ। मैंने कहा नहीं कनीज़, मैं अभी अम्मी को लेने जाऊँगा, तो बस आके हम अम्मी के साथ मिलकर खाना खाएंगे। उस ज़मीन को हासिल करने के लिए जितनी बड़ी कीमत मेरी अम्मी ने चुकाई थी वो हम सब पे भारी थी और इस कीमत को सिर्फ मैं ही जानता था। मेरी अम्मी क्या कीमत चुका रहे थे, इसीलिए मैं अपनी अम्मी के साथ कभी भी धोखा नहीं करूँगा, ये मैंने अपने दिल में सोच रखा था।
और फिर मैं 2.5-3 घंटे बाद वापस उसी डेरे पे आ गया। मुलाजिम मुझे चौंक कर देखने लगा। मुझे कहने लगा, तुम यहाँ? मैंने कहा, हाँ मैं, क्या हुआ? उसने कहा, वो तुम्हारी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, चौधरी उसको अस्पताल ले गया है। तुम्हें नहीं पता? मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। आखिर वही हुआ जिस डर से अम्मी डर रही थी। मैंने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो चौधरी ने फ़ोन नहीं किया। उसने कहा, 1 घंटा हो गया है, तुम्हारी अम्मी को चौधरी किसी बड़े अस्पताल में ले गया है, उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैंने कहा, क्या हुआ उसे? वो कहने लगा, तुम्हें तो पता है ना कि चौधरी के पास क्या है। मैंने उसको कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे कैसे पता होगा? वो मुलाजिम कहने लगा कि चौधरी तो जानवर है, जानवर, और तुम्हारी अम्मी तो एक मासूम औरत थी, सो वो बर्दाश्त न कर पाई, इसीलिए उसे अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ गई। मैंने फिर अपना फ़ोन निकाला, मैंने चौधरी को फ़ोन किया। चौधरी अब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं और ज़्यादा डर रहा था। फिर मैंने उस मुलाजिम को कहा, मैंने कहा, चौधरी साहब को फ़ोन तो करो, मेरा तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। और फिर वो मुलाजिम भी मुसलसल चौधरी साहब को फ़ोन करता रहा, लेकिन चौधरी ने उसका फ़ोन भी नहीं उठाया। अब मैं और डर रहा था। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मेरी खुशी अब गम में बदलने वाली थी, जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। फिर वो मुझे मुलाजिम कहने लगा कि अंदर आओ, बैठ जाओ, बैठ के फ़ोन करते हैं, चौधरी उठा लेगा तो पूछ लेना कि कौन सी अस्पताल में है, और हो सकता है कि वो वापस भी आ रहे हों। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम रुको। फिर मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ, हुआ क्या था? फिर वो कहने लगा कि तुम तो चले गए, तुम्हारी अम्मी और चौधरी भी अंदर कमरे में चले गए। फिर अचानक तुम्हारी अम्मी की चीखों की आवाज़ मुझे आने लगी। काफ़ी देर तक वो मुझे आवाज़ें आती रही। मैं अंदर नहीं गया, मुझे पता था कि अंदर कौन सा खेल खेला जा रहा था, इसीलिए मैं अंदर नहीं गया। और फिर एकदम चौधरी कमरे से बाहर निकले। उसने तुम्हारी अम्मी को हाथों पे उठाया हुआ था और तुम्हारी अम्मी बेहोश हो चुकी थी। फिर मैंने चौधरी साहब से पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, जल्दी गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। और मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उसने पिछली सीट में तुम्हारी अम्मी को डाला और एक गार्ड को लिया और ख़ुद गाड़ी ड्राइव करके यहाँ से चला गया। और मुझे कहा कि अगर यूसुफ आए तो उसको बिठाना, उसको बोलना कि परेशान ना हो, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई है तुम्हारी अम्मी की। अब मैं और ज़्यादा डर रहा था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं मेरी अम्मी के साथ क्या हुआ है। मैं लालच में कितना अंधा हो गया था। मेरी अम्मी मुझे मना करती रही, लेकिन मैंने उसकी एक भी ना सुनी। फिर मैं दिल में सोच रहा था कि अल्लाह करे कि मेरी अम्मी ठीक हो और उसके साथ कोई ऐसा वैसा ना हुआ हो। आज के बाद मैं चौधरी से दूर ही रखूँगा अम्मी को। काफ़ी देर फ़ोन करने के बाद चौधरी ने फ़ोन उठा लिया। मुझे कहने लगा, हाँ यूसुफ, तुम डेरे पे पहुँच गए? मैंने कहा, हाँ चौधरी साहब, मैं तो कब से पहुँच गया हूँ। क्या हुआ मेरी अम्मी को? उसने कहा, कुछ नहीं, बस अभी हम घर ही आ रहे हैं। उसका मामूली सा बीपी लो हो गया था, इसीलिए वो बेहोश हो गए थे। अब मेरी जान में जान आई। तकरीबन 10 मिनट बाद वही वीगो गाड़ी दोबारा इंटर हुई तो उसमें मेरी अम्मी बैठी हुई थी, जो शक्ल से मुझे बीमार ही लग रही थी। फिर वो मेरे पास आई, बताया कि हल्का सा बीपी लो हो गया था। फिर वो चौधरी मुझे कहने लगा, यूसुफ, अपनी अम्मी को फ़िलहाल तुम यहाँ से ले जाओ और कल आना शाम को, मुझसे 1 करोड़ पे ले जाना। मैंने कहा, चलो ठीक है चौधरी साहब। फिर मैंने अपने बाइक स्टार्ट की और मेरी अम्मी पीछे बैठ गई। अब हम रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। फिर मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी क्या हुआ था आपको? फिर मेरी अम्मी मुझ पर गुस्सा करने लगी, कहने लगी, लालची इंसान, मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि मैं नहीं जा रही। आखिर वही हुआ ना, वो चौधरी दरिंदा बन गया था, जानवर बन गया था। मैं उसका आधा भी नहीं ले पा रही थी और उसने एकदम पूरा किया तो मैं बेहोश हो गई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यह तो शुक्र है कि और कोई नुकसान नहीं हुआ।
डॉक्टर के पास गई थी। उसने कहा कि दोबारा चौधरी से मत मिलना, अगर मिलना हो तो उसको बोलना कि सिर्फ आधा ही करे। मैं बड़ा हैरान था चौधरी पे, पता नहीं वो क्या दवाई खाता था, इतना ताकतवर वो कैसे हो सकता था, वो भी आज के डिजिटल दौर में। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, चलो यूसुफ जल्दी घर चलो, मेरी तबीयत ख़राब है। और फिर हम रात को घर भी पहुंच गए। आज फिर मेरी अम्मी मेरी बहनों को कहने लगी कि जल्दी से बिस्तर बनाओ, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी बहन कहने लगी, अम्मी हमने आपका इंतज़ार किया है, हमने अभी तक खाना नहीं खाया। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, कनीज़ मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, चौधरी ने बहुत काम करवाया है मुझसे। फिर मैंने कनीज़ को डांटा। मैंने कहा, छोड़ो कनीज़, खाना हम खा लेंगे, तुम्हें खाने की पड़ी है। अम्मी के लिए जाओ, दूध गर्म करो और दवाई दो उसको ताकि वो आराम करे। फिर मेरी बहन ने दूध गर्म किया, मेरी अम्मी को दिया और अम्मी जाके सो गई। फिर मेरी बहन मेरे पास आई, मुझे कहा, यूसुफ भाई मुझे सब पता है कि अम्मी रोज़ रोज़ बीमार क्यों हो जाती है। ये जुमला सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि दोस्तों इस कहानी की अगले